यहाँ पर ये दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन फिगर, और इसके आगे हमें आंसर फिगर में कंप्लीट करना है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं, और जो सिद्धू और कान्हू हैं ये भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। आसाम भी कितने देशों से साझा कर रहा है अपनी सीमा? 2 देशों से। विच इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि रिवराइन आइलैंड होता क्या है। न्यू मोरे आइलैंड। सबसे पहले देखें कि न्यू मोरे आइलैंड है कहाँ। तुंगभद्रा 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर एक है तुंगा और दूसरी है भद्रा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में ऑलरेडी 5 पार्ट में मैं 55 कॉन्सेप्ट्स आपको बता चुका हूं। आज हम अगले 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के करेंगे और बाकी क्वेश्चंस जीएस के करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एमवीपीपी के साथ साथ एनएमएमएसएस के स्कॉलरशिप जैसे एग्ज़ाम और इसके अलावा बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में हेल्पफुल होंगे। आगे भी इस सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में बताता रहूँगा ताकि आपको फ्यूचर के लिए रेडी अच्छे से किया जा सके और आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सके। हम जल्दी ही क्लास के सिलेबस की वीडियोज़ को भी लेकर आएंगे ताकि हम अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा पाएँ। अगर आपको किसी कंटेंट पर स्पेसिफिक वीडियो की नीड है तो आप बता सकते हैं। आप अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं 96 से। 96 में यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल दिख रही होंगी और यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जब आप 12 की टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 12 9 जा 108 होता है। तो यहाँ पर ये 108 कहीं 12 के मल्टीपल में तो नहीं है। तो आप देखोगे कि 8 में अगर मैं 4 को जोड़ दूँ तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12, और जैसे ही मैं 12 को इस 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें ये अंदर का मिल जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ 4 को 5 में जोड़ूंगा। 5 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9। और मैं 9 को क्या करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रखी है ना 12 को 9 से, ऐसे ही मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 13 से। तो 13 9 जा हो जाएगा 117। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर आपको 3 सर्कल दिए गए हैं। इन 3 सर्कल में 30, 12 और 92 ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस जगह पर बताना है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस सर्कल को और इस सर्कल के पैटर्न को समझना होगा, और जो यहाँ पैटर्न लग रहा होगा उसी पैटर्न को हम इस सर्कल में लगा देंगे। यहाँ पर देखो 30 है और यहाँ 24 है। अगर मैं 30 और 24 के बीच का अंतर देखूँ तो कितना है? वो है 6 का। अगर मैं 6 में 8 को गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 48। तो यही 48 यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से 23 और 12 में अंतर देखो कितना है? 23 और 12 में अंतर है 11 का। तो 11 को अगर मैं 8 से गुना करूं तो क्या आता है? 88। वही 88 यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, 92 में क्या घटाएं कि क्या आ जाए? जो आंसर आए उसको हम 8 से गुना करें तो 48 आ जाए। अभी हमने यहाँ क्या देखा, 48 कब आ रहा है? जब हम 8 को गुना कर रहे हैं 6 से। 8 को गुना किया जब हमने 6 से तो हमारे पास में 48 बन रहा था। इसी तरह हमें यहाँ भी 48 चाहिए। यहाँ है 48 और यहाँ में बताना है, तो यहाँ क्या लिखूँ? अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में 6 का डिफरेंस था ना, यहाँ पर भी मैं 6 का डिफरेंस कर दूँ तो यहाँ मैं 86 कर देता हूँ। 86 अगर मैंने कर दिया तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस बन गया 6। और 6 को अगर मैं 8 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई करते ही 48 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 86 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 86 की बजाय यहाँ पर 92 में प्लस भी तो कर सकते हैं ना। ये 92 में अगर +6 होता 98, तो 92 और 98 में भी कितने का डिफरेंस होता? 6 का डिफरेंस होता। तो यहाँ पर अगर 98 हमारे ऑप्शन में होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। अगर 86 नहीं होता तो यहाँ पर 98 दिया होता, क्योंकि 98 92 से जब घटाएंगे 98 में से 92 तो भी 6 बचेगा, और 86 से 92 तक जाएंगे तो भी 6 का डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन में केवल 86 है तो 86 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखें, इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर है 16, यहाँ 13, 14, 15, 8, 28, 12, 10, 30, 29, 16, 15, और यहाँ हमें निकालना है कि क्या आएगा।
देखिए इसके अंदर क्या पैटर्न लगाया है इन्होंने, यहाँ पर 16 है, यहाँ 13 है। अगर आप इसको इस कॉलम को देखोगे तो 16 में 13 को जोड़ो, कितना बन गया, ये बन गया है 29। अब इस जो 29 आया इसमें से इस 14 को माइनस करो, 29 में से 14 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15। इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि 28 में यहाँ पर 12 को जोड़ो, 28 को जब हमने 12 से जोड़ा तो क्या आया, यहाँ पर आ गया है 40, और 40 में से जब माइनस किया 10 को तो क्या आ गया, 30। ऐसे ही हम 29 में 16 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, और 45 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 30 इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, 99 और 100, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इसमें इन्होंने कुछ फिगर दे रखी हैं, इन फिगर को देखना है, इसके अंदर पैटर्न को ढूंढना है, और जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वहीं पर इसका आंसर लिखना है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कोई एक जो इमेज है वो इसका आंसर होगा। तो इसमें हम पैटर्न को देखेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 99 की इमेजेस को देखें, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो ये लेस देन का साइन है इसका मुंह उस तरफ है, और जो ये ग्रेटर देन का साइन है इसके जो डायरेक्शन है दूसरी तरफ है, और जो ये डॉट है ये इसके अंदर बनाई गई है। इस फिगर में यहाँ पर इन्होंने ऐसे दिया है और यहाँ पर एक डॉट लगा दी है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पर क्या होगा। जैसे हमने देखा था कि इसका मुंह अगर उधर है तो दूसरे का मुंह दूसरी तरफ है, सेम काम करेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन का मुंह दूसरी तरफ कर दिया सीधा, और ये इस तरफ। तो इससे क्या हो गया कि हमने इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दी है। और दूसरी बात, जो ये इसका सर्कल और उसके अंदर डॉट था वो इसके नीचे ही रहेगा। अब ये वाली जो फिगर है अगर किसी ऑप्शन में है तो वही उसका आंसर होगा, और ये इमेज है ऑप्शन नंबर 4 में। अब करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 में देखें तो 100 में क्या दिया गया है, इसके अंदर दो ही चीज़ दे रखी हैं। एक तो एक पॉलीगोनल कोई शेप है, इस शेप के अंदर डॉट दे रखी है, इन डॉट की संख्या अलग अलग है। इसमें देखो गिनो, 1 2 3 4, बीच में 5। तो जो डॉट हैं वो डॉट दे रखे हैं इन्होंने 5, और जो साइड दे रखी हैं, जो ये पॉलीगोनल जो स्ट्रक्चर है इसमें जो साइड दे रखी हैं अगर इनको गिने हम तो ये कितने दे रखे हैं, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें जो साइड्स दे रखी हैं वो हैं 6। अब मैं इसको बना नहीं रहा, मैं डायरेक्ट गिनूंगा डॉट कितनी है। इसमें डॉट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर डॉट है 7, और जो साइड है इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो साइड है इसके अंदर वो दे रखी हैं 8। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ थी 5, तो 5 में और उसके अगली वाली आकृति में कितनी हो गई है, वो 7। यहाँ पर 1 का अंतर है, और इससे इस तक जाने में कितने का अंतर है, डॉट में है 2 का अंतर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो आंसर देना है वो किसका देना है। आंसर में क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर कितनी डॉट है, वो है 2। अब हम सेम पैटर्न इसमें भी लगाएंगे। क्या पैटर्न लगाने वाले हैं कि यहाँ पर डॉट में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब जो हमारी आंसर की फिगर होगी उसके अंदर जो भी आकृति बनी होगी उसमें 4 डॉट होनी बहुत ज़रूरी है। जिस ऑप्शन में 4 डॉट हैं वही आंसर होगा। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन ऐसे हों जिसमें 4 डॉट से कम या 4 डॉट से ज़्यादा हैं उनको हम काट सकते हैं। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसमें देखो कितनी डॉट है, 1 2 3 4, इसको रख लेते हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसको भी रख लेते हैं। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसको काट दो क्योंकि कितनी डॉट होंगी, 4 डॉट होंगी। अब इसमें कितनी डॉट है, 3, ये भी 4 डॉट नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी कट गया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन रह गए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इसमें दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, दूसरी चीज़ दे रखी थी साइड्स, कि जब डॉट जितनी होगी साइड उससे एक ज़्यादा होगी। यहाँ पर डॉट कितनी आई हैं, डॉट आई हैं 4, तो इसकी साइड कितनी होंगी, साइड होंगी 5। तो जिस भी बॉक्स के अंदर 5 साइड की शेप है वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में 5 तो साइड दे रखी हैं और 4 डॉट दे रखे हैं,
और यही हमारे आंसर में निकला भी था। हमारे पैटर्न के हिसाब से यही होना चाहिए था। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पार्ट 2, जो कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस जीएस से संबंधित होंगे। एक एक करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के होंगे, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के। उसके बाद में हम देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें भी हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 169। चाइना इज ए ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ। हिंदी में क्या बोल रखा है? चाइना एक परंपरागत झूम खेती है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में देखिए क्या होता है कि एक फार्मर होता है, वो किसी जंगल के एरिया में जाता है, वहाँ के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को काट देता है और यहाँ पर उस जो ज़मीन है उसको समतल बना लेता है और इसमें अपनी खेती करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है कि लगातार यहाँ पर खेती करने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है इसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लग जाती है। तो उस टाइम पर क्या करता है, ये फार्मर यहाँ से हटके किसी दूसरी जगह के पेड़ों को काटता है और उस जगह को साफ करके फिर उस जगह पर खेती करने लगता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में यहाँ पर भी जो इसकी उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो कम होने लगती है, तो यहाँ से भी वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। अब क्योंकि ये बार बार शिफ्ट कर रहा है और ये थोड़े दिन के बाद में जब यहाँ पर दोबारा से ये मिट्टी अपनी रीगेन कर लेगी, दोबारा से अपनी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा लेगी, तो ये दोबारा से भी इस जगह पर जाकर अपनी खेती को शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस को, जो कि बार बार शिफ्ट करनी पड़ रही है, एक ही जगह पर खेती नहीं हो रही है, इस तरह के प्रैक्टिस को कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें यही पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्चर है उसमें उसका नाम है चाइना, और चाइना नाम किस जगह पर इस प्रकार की जो खेती है उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर वैसे तो है क्या, श्रीलंका। लेकिन हम इसके बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे कि इन एरियाज़ में इस तरह की खेती को क्या कहा जाता है। जैसे इंडिया में जैसे हमने पढ़ा ना हिंदी में क्या पढ़ा था, परंपरागत झूम खेती। ये इंडिया में बोला जाता है इस तरह की खेती को, और ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम इस प्रकार के एरिया में चलन में है। वहाँ पर ये ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है इसकी। इंडिया के अलावा अब देखते हैं कि बाकी कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जहाँ पर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिल्पा की, ये मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका के अंदर। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो इस तरह से हैं जैसे कि म्यांमार है, इसके अलावा फिलीपींस है, इसके अलावा इंडोनेशिया है, मलेशिया है। कि जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस में इसे बोला जाता है कैंगीन, और इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे बोला जाता है लदांग। इसके अलावा अगर मैं वियतनाम की बात करूं, वियतनाम में इसे बोला जाता है रे। या इसके बाद में जो वियतनाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, रे। और जो लदांग है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो बोला जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में इसे बता ही दिया मैंने कि ये झूम के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से। जो रोका है वो बोला जाता है ब्राज़ील के अंदर, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है चाइना, ये बोला जाता है श्रीलंका के अंदर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 170 की। फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑफ छोटा नागपुर रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस अंडर द लीडरशिप। छोटा नागपुर के वन्य समुदायों ने बदलाव के खिलाफ किसके नेतृत्व में विरोध किया? छोटा नागपुर प्लेटू है कहाँ पर? ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ इसके एरियाज में फैला हुआ है। अब इसके अंदर कुछ वन्य समुदाय जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रहती हैं वो रहती थी, उनको क्या किया गया कि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भाई आपके अकेले का इसके ऊपर राइट नहीं है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इसके अंदर किसी और को भी ये ज़मीन आपकी अलॉट कर सकती है। तो इनके खिलाफ में इन्होंने अपने लैंड की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर विरोध किया था। जो विरोध किया गया था वो किया गया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो ये विरोध किया गया इसे बोला गया मुंडा रिबेलियन। क्या बोला गया? मुंडा रिबेलियन। इस रिबेलियन को दो और फेमस नामों से जाना जाता है। एक तो होता है उलगुलान और दूसरा होता है द ग्रेट टुमुल्ट। यहाँ पर जो टुमुल्ट है और जो उलगुलान है ये दोनों ही वर्ड रिबेलियन के लिए ही यूज किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा
विरोध प्रदर्शन किया गया था और ये किया गया था 1899 से 1900 के बीच में। और जो मुंडा रिवेलियन था इसका जो नेतृत्व किया था वो, जैसे मैंने अभी बताया, वो किया था बिरसा मुंडा जी ने। और बिरसा मुंडा जी का जो जन्म था वो 1874 में हुआ था। और ये विरोध प्रदर्शन कब हुआ है? 1899 से 1900 के बीच में। तो ये कितने साल के रहे होंगे उस टाइम? मात्र 25 साल के। और जब ये 25 साल के थे तब ये इन्होंने इसका नेतृत्व किया और 1900 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल के अंदर ही इनकी एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस के अंदर, मतलब कि पता नहीं कि कैसे इनकी डेथ हुई, लेकिन 1900 के अंदर इनकी जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। अब इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि जो इसका आंसर है वो है बिरसा मुंडा। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर 3 नाम और दिए गए हैं, सिद्धू एंड कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू और गोविंद गुरु। एक एक करके हम इनके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हम अगर पहले ही नाम को लें, सिद्धू और कान्हू, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक रिबेल किया था, विरोध किया था, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसे संथाल रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। और ये रिबेलियन कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 1856 के बीच में। और आपको याद होगा कि 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो 1855 और 1856 के बाद ये 1857 का पहला ही स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कि जो संथाल रिबेलियन थे ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स, जमींदार और मनी लेंडर के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर जो रिबेलियन हुआ 1855 और 1856 में, इसको नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। और इनको हेल्प की थी इनके 2 भाइयों ने, जो कि नाम थे चांद और भैरव। तो इनकी मदद से इन्होंने ये रिबेल किया था। इसमें भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये बताऊं कि जो सिद्धू और कान्हू थे, इनका पूरा नाम था सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। जैसा कि आज हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। और जो सिद्धू और कान्हू हैं ये भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। अगर मैं बात करूं दूसरे नाम की, अल्लूरी सीताराम राजू जी की, इन्होंने लीड किया था रामापा रिबेलियन को। जो रामापा रिबेलियन है ये हुआ था 1922 से 24 के बीच में और ये हुआ था आंध्र प्रदेश के रीजन में। अगर मैं स्पेसिफिकली बात कहूँ तो ये गोदावरी एजेंसी के मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश के अंडर में आता था, अब भी वहीं आता है। तो वहाँ पर रामापा रिबेलियन हुआ था और इसको लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू जी ने। तेलुगु स्पीकिंग ये एरिया था। इसमें जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था 1882 में, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता था आदिवासियों की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। जो आदिवासी वहाँ पर अपने पुराने टाइम से खेती करते आ रहे थे, उन प्रैक्टिसेस को इन्होंने इस एक्ट के, अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के, इस कानून के माध्यम से उसको बैन कर दिया गया था। तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसका नाम था रामापा रिबेलियन और जिसको लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। इनको 1924 में कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, गोविंद गुरु की। अगर ऑप्शन में कहीं पर आपको गोविंद गिरी बंजारा नाम दिखे तो भी समझना कि ये गोविंद गुरु के ही बारे में बात हो रही है। ये ट्राइबल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये जिस एरिया से बिलोंग करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान से बिलोंग करते थे। और इन्होंने कौन से रिबेलियन को लीड किया था? इन्होंने किया था भगत मूवमेंट को लीड। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भगत मूवमेंट किस एरिया से संबंधित है, तो भी आप साफ साफ बता सकते हैं कि भगत मूवमेंट राजस्थान के एरिया से संबंधित है और इसको लीड करने वाले थे गोविंद गिरी बंजारा जी, जिनको गोविंद गुरु भी कहा जाता है। भगत मूवमेंट ये क्यों किया गया था? ये किया गया था बेगार के अगेंस्ट में। बेगार क्या होता है? बेगार होता है किसी किसान या मजदूर से आप काम करवा लो और उसको रुपए ना दो, उसकी मजदूरी उसको ना दो, तो बिना मजदूरी के किया गया काम बेगार होता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, ये बोला जाता है फोर्स्ड लेबर से। 171 में पूछा गया है द चर्च शेयर ऑफ टैक्सेज फ्रॉम द पीजेंट नोन एज। ये कह रहे हैं कि जो चर्च है वो किसानों से टैक्स लेती थी
उसे क्या कहा जाता है? इसके कुछ नाम हैं, जैसे टाइल, लिब्रे, बाज, टीथ। इसमें से कौन सा है जो इसका आंसर होगा? इसमें जो टीथ है, इसको बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग जो मिडिवल यूरोप था, मतलब कि जब उस टाइम पर फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, अपनी बहुत सारी जो लैंड्स थी वो इनके ओनर हुआ करते थे। और इस टाइम पर जहाँ पर ये जो फ्यूडलिज्म चल रहा था, वहाँ पर किंग के साथ साथ जो चर्च थी वो भी बहुत पावरफुल थी। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे वो काफ़ी पावरफुल थे, उनकी भी काफ़ी चलती थी। जो चर्च थी वो किसानों से 1/10 लेते थे उनकी जो इनकम थी आय के अकॉर्डिंग, मतलब कि 10% टैक्स के रूप में चर्च अपने पास ले लेती थी, जिसे कहा जाता था टिथ। इसके अलावा इसमें एक वर्ड है लिब्रे। ये लिब्रे क्या होता था? ये उस टाइम पर करेंसी का नाम था। और दूसरा, इसी के लिए क्या मापा जाता था? करेंसी के साथ साथ वहाँ के लिए जो मापने का मेजरमेंट की भी ये यूनिट थी। इसमें क्या माना जाता था कि एक लिब्रे के अंदर 500 ग्राम है। जो आज हम 500 ग्राम बोल रहे हैं, उस 500 ग्राम को वहाँ पर उस टाइम पर एक लिब्रे कहा जाता था। जो टाइल है, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया टाइल, ये क्या था? ये था लैंड टैक्स। किसके पास कितनी लैंड है उसका टैक्स भरता था। और किसको भरते थे? वो देते थे किंग को। उस टाइम पर जो मोनार्क होता था उसको भरते थे। जैसे जो टिथ है वो दिया जाता था चर्च को, और यहाँ पर टेल दिया जाता था किसको? राजा को। इसके अलावा भी एक वर्ड है जिसे बोला जाता है जकत। ये जो जकत है ये इस्लाम में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने अभी टीथ के बारे में पढ़ा ना कि चर्च को दिया जाता है, वैसे ही इस्लाम में ये कहा जाता है कि जकत। तो जो भी लोग हैं वो पुअर और नीडी पीपल को क्या करते हैं? अपनी आय का 2.5% वेल्थ उसको डोनेट करने के लिए, चैरिटी में देने के लिए, दान देने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी आय का 2.5% आप दान में दे दो। जो यहाँ पर टीथ था वो 10% था और जकत था 2.5%। इसका मतलब जो ज़कात है इस्लाम के अंदर वो डायरेक्ट नीडी पीपल तक पहुंचा दिया जाता है। तो आप इस वर्ड के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की। 172 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 कंट्रीज? सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड, असम। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, असम। हमें बताना है कि कौन सी। अगर यहाँ पर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है चाइना। इधर क्या है? यहाँ है बांग्लादेश। यहाँ क्या है? यहाँ है म्यांमार। इधर है पाकिस्तान और यहाँ है अफ़गानिस्तान। तो हमारे पास में क्या पूछ रखा है कि सिक्किम। सिक्किम कहाँ पर है? ये है सिक्किम। सिक्किम के इधर क्या है? इधर है भूटान और इधर क्या है? ये है नेपाल। तो जो हमारा सिक्किम राज्य है ये वाला कौन से देशों से घिरा हुआ है? चाइना से, नेपाल से और भूटान से। इसमें यही तो पूछा गया कि भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है, तो सिक्किम की 3 देशों के साथ में सीमा मिल रही है। मिजोरम को देखें तो यहाँ पर क्या है? नागालैंड, यहाँ है मणिपुर और यहाँ है मिजोरम। तो मिजोरम का कुछ हिस्सा बांग्लादेश से मिलता है और कुछ हिस्सा मिलता है म्यांमार से। तो मिजोरम का जो बाउंड्री है वो 2 देशों से मिल रही है। उत्तराखंड है इधर। असम असम है इधर। असम का बांग्लादेश और भूटान से अपनी सीमा को साझा करता है। तो असम भी कितने देशों से साझा कर रहा है अपनी सीमा? 2 देशों से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 173 में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पहले हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिवराइन आइलैंड होता क्या है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लिखा गया है विश्व की सबसे बड़ी अधिवासीय, जहां पर लोग वास करते हैं, नदीय द्वीप। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा द्वीप जो किसी नदी के द्वारा बनाया गया है। एक वर्ड और भी इससे संबंधित है, इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है जिसे कहा जाता है दोआब। इंग्लिश में भी इसे ऐसे लिखते हैं, दोआब। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो नदीय द्वीप है, जो रिवराइन आइलैंड है, ये सेम रिवर बनाती है।
सेम रिवर, अगर एक रिवर यहाँ से चल रही है तो इसी की कोई शाखा इधर से भी चली गई, तो यहाँ पर जो बन गया वो क्या बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आइलैंड बना है इसे बोला गया है नदीय द्वीप। लेकिन जो दोआब है वो दो नदियों के बीच का एरिया है, एक नदी यहाँ बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, इसके बीच का जो एरिया है इस एरिया को बोला जाएगा ये है दोआब। और यहाँ पर क्योंकि सेम ही नदी गई हुई है, एक ही नदी है, और इसके बीच में इसके कारण ये जो जगह बनी है जो कि लैंड मास बन गया है जहाँ पर पहले पानी था, उस द्वीप को बोला जाता है रिवराइन आइलैंड। तो सबसे बड़ा इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा विश्व का अधिवासीय नदीय द्वीप कौन सा है। ये क्या न्यू मूर द्वीप है, पिकॉक है, मजूली है, या फिर भवानी है। तो एक एक करके देखते हैं, आपको आपका आंसर भी पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है कि न्यू मोरे आइलैंड। सबसे पहले देखें कि न्यू मोरे आइलैंड है कहाँ। ये है बे ऑफ बंगाल में, जो कि बंगाल की खाड़ी है। और ये वैसे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है कि ये किसके अंडर आता है। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये न्यू मोरे आइलैंड अब डिसअपियर हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारी जो सी लेवल जो बढ़ गया था उसके कारण ये अब दिखाई नहीं देता। तो न्यू मोरे आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। जो दूसरा है वो है पिकॉक आइलैंड, ये असम में है, गुवाहाटी में। और ये किस रिवर पर बनाया गया है, ये बन गया है ब्रह्मपुत्र पे। इसके बारे में क्या बात है मेन, ये दुनिया का स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड है, स्मॉलेस्ट। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट पूछा गया है इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। और इसके अंदर में दो बातें हैं, एक इनहेबिटेड और एक हैबिटेड। इनहेबिटेड आइलैंड वे होते हैं जहाँ पर कोई भी बहुत सारे इंसान वहाँ पर रहते हैं, और अनइनहेबिटेड अगर कहीं पर लिखा आ जाए वहाँ पर कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं रहता। तो इनहेबिटेड का मतलब है जहाँ पर बहुत सारे लोग वास करते हैं, रहते हैं, और अनइनहेबिटेड का मतलब है वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब है तीसरा भवानी आइलैंड। भवानी आइलैंड विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा कहाँ है, ये है आंध्रा में। इसमें कौन सी नदी पर बना है, ये बना है कृष्णा रिवर के ऊपर। 133 एकड़ का इसका एरिया है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब किसका है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, जो कि 133 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। लेकिन ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है, और इंडिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब और भी कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कि इसके जितने बड़े हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब है ऑप्शन नंबर 4 मजूली आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि असम में ही पाया जाता है, जैसे कि पीकॉक आइलैंड पाया जाता है स्मॉलेस्ट। और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है मजूली आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसका नाम हमेशा आप याद रखें, आगे भी किसी और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 174 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो सबसे पहले भ्रंश घाटी का आपको पता होना चाहिए, रिफ्ट वैली का आपको पता होना चाहिए। जो रिफ्ट वैली है वो क्या होता है कि अगर किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बीच वाली जो ज़मीन है वो नीचे धंस जाए और जो साइड वाली ज़मीन वो ऊपर उठ जाए, मतलब दोनों तरफ अगर पहाड़ मान लो, एक वैली की तरह ही ये बन जाता है। क्योंकि ये नीचे वैली बन गई और ये रिफ्ट वैली बनी है किसके कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण। तो इसके बीच में जब कोई नदी बहने लग जाए तो ये उसको पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो ऐसे रिफ्ट वैलीज में से बहती हैं। दो ही नदियाँ हमारे देश में हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जो कि रिफ्ट वैली में से बह रही हैं, वो है नर्मदा और तापी। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहाँ पाई जाती है, इसके ऊपर तो है, नॉर्थ में तो है विंध्या पर्वत, और जो इसके साउथ में है, इसके साउथ में है सतपुड़ा रेंज। इसके बीच में जो ये रिफ्ट वैली बह रही है इसमें इसका नाम है नर्मदा। और सतपुड़ा रेंज के अंदर से जो दूसरी रिफ्ट वैली में से जो रिवर बह रही है वो है तापी। और आप ये भी याद रखें कि ये जो बहती हैं यहाँ पर है हमारा प्यारा गुजरात, और इस एरिया में ये दोनों नदी आकर गिरती हैं, जिसे कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात।
तो खंबात की खाड़ी में आकर ये दोनों नदियाँ गिरती हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है नर्मदा। इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, तापी नहीं है इसके अंदर कहीं भी, क्योंकि फिर दो ऑप्शन ठीक हो जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर है। इसके अलावा 3 और नदियों का नाम लिया गया है, उनको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली नदी है मूसी नदी। ये मूसी नदी कहाँ पाई जाती है? ये है कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले है महानदी, उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, फिर है कृष्णा नदी, और यहाँ है कावेरी नदी। तो यहाँ जो ये कृष्णा नदी है, ये इसके यहाँ पर है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी आगे चलकर ही किस में मिलती है? कृष्णा में, और इसी में मिलती है मूसी नदी, इधर से आकर इसमें मिल जाती है मूसी नदी। तो इसमें एक तो मूसी और दूसरा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर एक है तुंगा और दूसरी है भद्रा। यहाँ पर दो नदियों आकर मिलती हैं, और यहाँ जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा, और ये तुंगभद्रा बाद में जाकर किस में मिल जाती है? कृष्णा रिवर में। अब कृष्णा रिवर भी हमने अलग से पढ़ ली, और मूसी भी पढ़ ली, और तुंगभद्रा भी पढ़ ली। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 175। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग विच मंथ्स? देखिए जो हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून से। देखो एक तो ये साउथ से आ रही है और दूसरा वेस्ट साइड से आ रही है। तो ये ना तो अगर साउथ से आती तो ऐसे आती, इसे बोलते हैं साउथ। इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? इस डायरेक्शन को बोला जाता है साउथ वेस्ट। वैसे तो मानसून का अपनी एक पूरा एक टॉपिक होता है, जिसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं, अरब सागर है यहाँ पे, अरब सागर, यहाँ से ये मानसून आता है, और सबसे पहले 1 जून को केरला कोस्ट को टच करता है। उसके बाद में ऐसे होते हुए ये बाकी एरिया को कवर करता है इधर से आते हुए। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है तमिलनाडु का, जो एरिया है, ये तमिलनाडु का एरिया इस साउथ वेस्ट मानसून से कोई रेन प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ये इसके जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ हो जाती है। लेकिन जब ये वापस जा रहा होता है, रिट्रीट कर रहा होता है मानसून, कब ये कर रहा होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जब ये रिट्रीट कर रहा होता मानसून, तो उस टाइम पर तमिलनाडु के ऊपर से जब ये गुजरता है, तो वहाँ पर ये बारिश जो है वो इस एरिया में आती है। रिट्रीट मानसून के अंदर ही इसका एक पार्ट है, क्या नाम है उसका? उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आती है? ये आती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब हमारा देश कैसा है? यहाँ पर इस तरह से है, और नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? यहाँ पे। तो बे ऑफ बंगाल से जब वापस गुजरती है तो इस एरिया में ये बारिश करते हुए निकलती हैं, तो इसे बोला गया है नॉर्थ ईस्ट मानसून। और इधर से जो मानसून आती है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर से नवंबर के बीच में एनुअल रेनफॉल सबसे जो ज़्यादा तमिलनाडु को मिलती है वो मिलती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं। 176 में क्या बोला गया है? विच टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू? देखिए हमारे देश में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इंडिया के मैप को बनाऊँ दोबारा से, तो क्या देखते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच के एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एरिया है ये सारा एरिया ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है। तो हमारा जो साउथर्न पार्ट है ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है। इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। और जो ऊपर जहाँ पर आर्कटिक है, अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ इस तरह से, तो यहाँ पर इस एरिया में ये है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन है ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल हाई लैटिट्यूड पर है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो पाई जाती है टुंड्रा टाइप की। अब ये टुंड्रा टाइप की दो जगह पर मिलती हैं। एक तो है आर्कटिक के एरिया में, यहाँ बोला जाता है इसको आर्कटिक टुंड्रा, और दूसरा होता है एल्पाइन टुंड्रा।
एल्पाइन टुंड्रा कहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि ये लैटिट्यूड होते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है यहाँ पर अलग अलग जगह पे, ये जो इस एरिया में जो होते हैं ये लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड होते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन खींची जाती हैं वो है लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड में तो टुंड्रा मिल गया, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि हमारा हिमालय है, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो इस एरिया में, इसके सबसे ऊपर वाले एरिया में जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ पर टुंड्रा पाया जाता है। और इस एरिया को क्या कहा जाता है, जहाँ पर जो वेजिटेशन है इसे बोला जाता है एल्पाइन टुंड्रा। तो जो टुंड्रा है ये ठंडे एरिया में पाया जाता है जो वेजिटेशन है। और रबर मिलती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो ज़्यादा, मतलब मॉइस्ट एरिया हो, और ह्यूमिडिटी जहाँ होगी वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है। अब जो यहाँ पर टुंड्रा की बात करें तो यहाँ तो टेम्परेचर लो है, तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। टाइडल कहाँ होती हैं, टाइडल वेजिटेशन जो कि टाइड्स के कारण वहाँ की वेजिटेशन होती है, ये समुद्र की जो सी कोस्ट होते हैं इस एरिया में पाई जाती है। जैसे कि अगर मान लो हमारे इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल के नीचे सुंदरवन पाया जाता है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगी उसे कहा जा सकता है कि ये टाइडल वेजिटेशन है, टाइड्स के कारण ये वेजिटेशन यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये टाइडल भी नहीं है। रबर कहाँ पाया जाएगा, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर, और इसके लिए जो केरला है वो बहुत ही सूटेबल होता है। केरला के अंदर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, मॉइस्ट एरिया भी ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और इसको रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हाई चाहिए होती है। तो केरला में समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो ये एक सूटेबल प्लेस होता है। केरला के अलावा भी 2-3 स्टेट हैं जहाँ पर रबर पाई जाती है, वो है एक तो तमिलनाडु के अंदर, इसके अलावा कर्नाटका के अंदर, इसके अलावा असम के अंदर भी ऐसी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो पाई जाती है जहाँ पर कहीं कहीं पर रबर की खेती की जाती है। तो रबर का वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 176 ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में दो चीज़ें आ गई, एक तो कि ये ट्रॉपिक एरिया में पाया जाएगा, और एवरग्रीन में ये होगा कि ये हमेशा वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हो। ज़्यादा बारिश या तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में होती है, जैसे कि हम माउंट सिनराम के बारे में सुनते हैं, चेरापूंजी के नाम बारे में सुनते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश थोड़े ही समय में हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 177, इसमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ दीज आर नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ से आए, ये वर्ड कहाँ से आया। इसे शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्या नाम था उसका, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसे मैब प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये मैब प्रोग्राम के अंदर कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। बायोडाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं हिंदी में जैव विविधता, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ रहते हैं एक ही जगह में, छोटे से एरिया में, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ही बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। हमारे देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अभी आप मैप देखिए और मैप में देखें कि किस किस जगह पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में है कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। वेस्ट में है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। मध्य प्रदेश में है पन्ना, पंचमढ़ी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के अंदर भी गिना जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय के अंदर, मानस नेशनल पार्क ये असम के अंदर है, डिब्रू साइखोवा ये भी असम के अंदर है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम के अंदर है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, अगस्ता मिलाई ये केरला के साउथ में है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो एक खाड़ी है यहाँ इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इस तरह से हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में हैं जिनके नाम हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में है पन्ना,
लेकिन पन्ना तो है मध्य प्रदेश के अंदर। सिमलीपाल, सिमलीपाल भी है उड़ीसा के अंदर। मानस, मानस भी है असम के अंदर। दुधवा, दुधवा है यूपी के अंदर। इस उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की। 178 में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं। जहाँ पर छोटे एरिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर उसके बोलेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे एरिया में कहीं कहीं पर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अगर पूरे राज्य में एरिया कम है और लोग ज़्यादा हैं तो उस स्टेट की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो बिहार है, बिहार को ये सम्मान प्राप्त है। क्या सम्मान प्राप्त है कि ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। लेकिन अगर कहें कि कहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक यूनिट एरिया में नहीं रहते, वो कौन है, वो एरिया का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भले ही एरिया में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने पीछे अगर मैप देखा तो मैप में देखो कि यहाँ ये है अरुणाचल प्रदेश। अब मैप में तो हमें दिख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, बजाय हमारे बिहार के। हमारे प्यारे बिहार में छोटा एरिया है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी किस उसमें पदक हासिल है इसको, यहाँ पर है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में तो एक छोटे एरिया में बहुत सारे लोग रह जाएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी कंट्री में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो है यूपी की। और जो राजस्थान है ये है राजस्थान। हमारे प्यारे राजस्थान का क्या है, इसके पास में सबसे ज़्यादा एरिया है। तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो वो है राजस्थान। अगर गोवा की बात करूं तो गोवा, यहाँ पर है गोवा। ये जो गोवा है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। और अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन में सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट बिहार में है, स्मॉलेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। पॉपुलेशन की बात करें, केवल पॉपुलेशन की कि कितनी जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है और सिक्किम की सबसे कम है। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया वाइज जो स्टेट है वो है राजस्थान और सबसे छोटी जो स्टेट है वो है गोवा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लास्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एमवीपीपी के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा। उस वीडियो में हमें आगे बात करूँगा जिसमें मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए स्लाइसिंग साइंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।